हरियाणा से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए घंटी बजाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज, सच के साथ खबरें बेबाक। मैं हिसार लोकसभा से चुनाव लड़ी। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं गौरव कुमार पांडे। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम डिबेट। आज प्राइम टाइम डिबेट काफी अहम है क्योंकि कुनबे में बिखराव का दंश झेल रही जननायक जनता पार्टी ने नया साथी बनाने का काफी जद्दोजहद करने के बाद अब नया गठबंधन भी है उसके साथ। कभी हाँ कभी ना, बीच में आम आदमी पार्टी से गठबंधन हो ही गया। दोनों पार्टियों ने दिल्ली में साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी सामने रख दिया। आपको 3 मिली हैं तो जेजेपी को 7। ऐसे में अपने कोटे की 4 सीटों पर जेजेपी ने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। इस लिस्ट में सबसे खास है दुष्यंत चौटाला को हिसार से उम्मीदवार बनाया जाना, क्योंकि कयास ये थे कि शायद वो लोकसभा का चुनाव लड़े ही ना। गठबंधन की 6 सीटों पर अभी भी उम्मीदवारों का इंतजार है। कौन होगा इन सीटों पर, और जो नाम घोषित हो चुके हैं क्या उनमें मादा है कि विपरीत परिस्थितियों में वो अपने गठबंधन का भला कर पाएंगे? आज चर्चा इसी मुद्दे पर। लंबे इंतजार के बाद जननायक जनता पार्टी ने हरियाणा में अपने कुछ उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। इस ऐलान के साथ सहयोगी दल आम आदमी पार्टी के साथ उसकी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी क्लियर हो गया। जेजेपी 7 पर तो आप 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अपने खाते में आई 7 सीटों में से 4 पर नामों का ऐलान जेजेपी ने कर दिया। पार्टी की तरफ से बड़ा निर्णय दुष्यंत चौटाला की उम्मीदवारी पर लिया गया है, क्योंकि ऐसे कयास थे कि दुष्यंत शायद लोकसभा का चुनाव न लड़े, पर इन बातों पर विराम लगाते हुए दुष्यंत लोकसभा के रण में उतर चुके हैं। वो हिसार से ही लोकसभा के प्रत्याशी होंगे। दुष्यंत के अलावा पार्टी ने 3 और सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। पार्टी ने रोहतक से इंसो के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप देसवाल को उम्मीदवार बनाया, तो भिवानी महेंद्रगढ़ से स्वाति यादव को मौका दिया गया है। जेजेपी के लिए एक और महत्वपूर्ण सीट सिरसा से निर्मल सिंह मलड़ी को टिकट दिया गया। इन तीनों उम्मीदवारों के नामों के ऐलान के साथ ही दुष्यंत ने इनकी तारीफ में कसीदे पढ़े। दुष्यंत ने कहा कि हमारी पार्टी नए तेवर और नए लोगों की पार्टी है। मेरा लोकसभा क्षेत्र हिसार पार्टी द्वारा ये जिम्मेवारी मेरे को ही दोबारा दी गई है कि मैं हिसार लोकसभा से चुनाव लड़ रहा हूँ। जननायक जनता पार्टी कुरुक्षेत्र, सोनीपत, भिवानी महेंद्रगढ़, गुड़गांव, हिसार, रोहतक और सिरसा की लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ेगी। जेजेपी से उम्मीदवारों के नामों के सामने आ जाने के बाद हरियाणा की राजनीति दिलचस्प तो हुई है। दिलचस्पी इस बात में बढ़ गई कि आखिर अपने हिस्से की 3 सीटों पर पार्टी ने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान क्यों नहीं किया। इंतजार अब सोनीपत, गुरुग्राम और कुरुक्षेत्र के मुकाबलों के लिए पार्टी के उम्मीदवारों का रहेगा, क्योंकि 2 खास नामों गीता फोगाट और नैना चौटाला के नामों को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि बचे लोकसभा क्षेत्रों में जेजेपी उनको भी मुकाबले में उतार सकती है। बहरहाल प्रेस कॉन्फ्रेंस में दुष्यंत के साथ बैठे गोपाल राय ने भी इस बात का ऐलान कर दिया कि शुक्रवार तक फरीदाबाद, करनाल और अंबाला से उनके उम्मीदवार घोषित कर दिए जाएंगे। आम आदमी पार्टी नॉर्थ हरियाणा में जो हमारी 1 नंबर सीट है अंबाला की, जो SC रिजर्व है, उस पर चुनाव लड़ी। उसके साथ सेंट्रल हरियाणा में जो एक सबसे महत्वपूर्ण सीट मानी जाती है मुख्यमंत्री का गढ़ करनाल, उस पर चुनाव लड़ी। फरीदाबाद लोकसभा पे आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ी। जिस हरियाणा में लड़ाई पहले त्रिकोणीय मानी जाती थी, वहां मुकाबले में दलों की भरमार हो गई। युवा उम्मीदवारों और स्वच्छ राजनीति करने की दुहाई दे रही जेजेपी इनेलो से विखंडन का दर्द झेल रही है। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस उम्मीदवारों के सामने टिकना न जेजेपी आप के लिए आसान होगा, न ही इनेलो के लिए। बाकी वक्त है, हैसियत सबकी बता देता है।
हरियाणा न्यूज के लिए दिल्ली से जितेंद्र चौधरी की रिपोर्ट। चलिए, तो आज जो हरियाणा न्यूज सवाल पूछ रहा है, पहले आपके सामने वो सवाल रखते हैं, फिर चर्चा का आगाज करेंगे। सवाल आज हम पूछ रहे हैं कि आपसे गठबंधन कर जेजेपी को लोकसभा चुनाव में फायदा होगा या नहीं होगा। आज सवाल ये पूछना इसलिए जरूरी है क्योंकि आज 4 उम्मीदवारों की घोषणा इन्होंने कर दी है। हाँ अगर है आपका जवाब तो आपको टाइप करना है यस, ना के लिए आपको नो टाइप करना है और आपको भेजना है अपना जवाब व्हाट्सएप के जरिए 8743010009 पर आपको अपना जवाब हमें भेजना है। और शो के आखिर में हम ये दिखाएंगे कि कितने फीसदी दर्शकों को हाँ लगता है, कितनों को ना लगता है। चलिए, अपना जो गेस्ट पैनल है उससे आपको रूबरू करवा देते हैं। प्रदीप नरूला जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है, सर स्वागत है। अर्जुन शर्मा जी बीजेपी से हैं हमारे साथ इस वक्त। खजान सिंह जी कांग्रेस से हैं। सुखवंत सिंह जी प्रवक्ता हैं इनेलो के, हमारे साथ इस वक्त हैं। और योगेश हिलालपुरिया जी जेजेपी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। हिलालपुरिया जी, सबसे पहला सवाल तो आज आप ही से बनता है। ये चप्पल की चौकड़ी कितनी दमदार आपको दिखती है? हालांकि आपका जवाब क्या आएगा वो मुझे पता है। देखिए गौरव जी, जहाँ तक चप्पल की चौकड़ी की आप बात कर रहे हैं, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, हमने पहले भी कहा है कि चप्पल हमारे लिए चप्पल नहीं है। चौधरी देवीलाल जी के खड़ा हुए हैं। जिस तरह से भगवान राम ने अपने खड़ाऊ देकर, सर ये हम सुन चुके हैं, कई बार सुन चुके हैं। मैंने तो सिर्फ आपके सिंबल का जिक्र किया था, बुरा क्यों मान रहे हैं आप? अब जहाँ तक चौकड़ी की आप बात कर रहे हैं, हमने आज 4 उम्मीदवारों की घोषणा की है। हाँ। और ये पहली बार हरियाणा प्रदेश के इतिहास में ऐसा होने जा रहा है कि इतने पढ़े लिखे और युवा, विशेष तौर पे मैं दोबारा से कह रहा हूँ कि LLM, IIM, LLB, जिस भी उम्मीदवार की आप चर्चा जिक्र करेंगे, इतने पढ़े लिखे और युवा वर्ग को विशेष तौर पे यहाँ हरियाणा प्रदेश के बीच में लाने का प्रयास किया गया है। मैं जैसे कि निर्मल सिंह जी के बारे में बताऊं, निर्मल सिंह जी ने 2014 में कालावाली से चुनाव लड़ा था। ये आपकी पार्टी ने बहुत खूबसूरती से प्लान करके और ये सारी चीजें जो ऐसे ही अनाउंसमेंट हुई वो सारे मीडिया कर्मियों को भेज दिया है और हमने वो दिखा भी दिया है कि कौन से उम्मीदवार के तारीफ में आपने क्या क्या कहा है। प्रदीप जी, मुझे एक बात बताइए, ये एक आरोप जो INLD ने जैसे ही अपने उम्मीदवारों की घोषणा की थी, एक आरोप जितने भी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं या बाकी पॉलिटिकल पार्टियों के लोग हैं, इन सब ने लगाया था कि INLD बैकफुट पर आकर खेल रही है। वो चुनाव लड़ने के लिए उसने उम्मीदवारों का ऐलान तो किया है, लेकिन जितने उसके बड़े चेहरे हैं जिनको वो सामने ला सकती थी, अग्रेसिवली वो कंटेस्ट कर सकती थी चुनाव को, वो नहीं कर रही है और कहीं ना कहीं फेस सेविंग के तरफ वो बढ़ रहे हैं। क्या दुष्यंत के नाम को छोड़ दें तो कुछ ऐसा ही अब तक जो 4 अनाउंसमेंट है ऐसे ही हालात जेजेपी में है? देखिए मैं आपको बताऊं, जेजेपी जिसका गठन अभी बहुत ज़्यादा वक्त नहीं हुआ हुए वो, और उनसे ये उम्मीद रखना कि उनके पास कोई पुराने चेहरे होंगे तो बेमानी है। जिस पार्टी के गठन को भी 4 महीने और 6 महीने हुए हों, तो आप उसे कैसे कह सकते हैं कि उनके पास पुराने चेहरे होंगे? और अगर आप किन्हीं चेहरों को कहीं से ला के उतारेंगे भी तो आप कहेंगे कि ये चेहरे इनके नहीं है, बाहर से लिए गए हैं। नहीं, अभी तो जो भी इनमें आएंगे सब इनके ही होंगे क्योंकि सारे तो बाहर से ही आ रहे हैं, तो नया गठन है। बिल्कुल गौरव, तो इसलिए मुझे लगता है कि जिस तरह से चेहरे इन्होंने चुने हैं, और ये अच्छी बात है कि इनके अपने चेहरे हैं और अपने चेहरों से चुनाव लड़ने उतर रहे हैं और अपने आप को स्टेब्लिश कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। और रही बात आपकी कि क्या प्रूव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो जहाँ तक प्रूव करने की बात है, लोकसभा चुनाव है, क्षेत्रीय दल हैं, क्षेत्रीय दल में ज़्यादातर लोकसभा चुनाव में प्रूव करने को बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होता है। लेकिन फिर भी INLD ने पिछले जो अगर इतिहास को उठाकर देखें तो बहुत कुछ प्रूव किया भी है। ऐसा नहीं है, जब इनके टुकड़े हुए, आपस में अलग अलग हुए, तो निसंदेह वो प्रभाव पड़ा भी और फर्क पड़ा भी। और जहाँ तक प्रूव करने की बात है कि जीत बेशक ना हो, लेकिन जीत के चुनाव में ये प्रूव भी कर चुके हैं।
नहीं, वो पॉइंट तो प्रूव करने के लिए है। और अगर हम सबसे पहले मैं जो इस पूरे 4 घोषणा जो आया है, इनमें अगर हम देखें तो एक चीज जो इन्होंने मास्टर स्ट्रोक खेला है वो ये है दुष्यंत को दोबारा उतारना। मतलब ये फ्रंट फुट पर बैटिंग करने को तैयार हैं, ऑल्दो उस सीट पर कंटेस्ट बहुत मजबूत है। देखिए, जींद में दिग्विजय को उतारना, अब दुष्यंत फिर दोबारा सामने आए हैं, वो अपनी सीट पर आए हैं। और अगर दुष्यंत हिसार से चुनाव नहीं लड़ते या परिवार का कोई सदस्य नहीं लड़ता तो उसका मैसेज बहुत गलत होता कि आप जींद की हार से डरकर शायद घर के किसी प्रत्याशी को नहीं उतारना चाहते, तो उसका मैसेज गलत जाता। ये ठीक है, परिणाम कुछ भी हो वो तो जनता तय करेगी, लोगों ने तय करना है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जो ये 4 प्रत्याशी इन्होंने सामने उतारे हैं उनमें कहीं भी कोई इस तरह की बात नजर आती हो कि वो ठीक है, नई पार्टी है तो नए प्रत्याशी होंगे, आप पुराने प्रत्याशी लाएंगे कहाँ से? और क्योंकि पहले कभी चुनाव लड़े नहीं, लोकसभा में पहली बार 7 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं। और जहाँ तक नए और पुरानों की बात है तो ये बिल्कुल ठीक है, उनके जिस तरह से प्रत्याशी उतारे हैं। मैं कम से कम मैं खुद इत्तेफाक रखता हूँ इनके इन प्रत्याशियों। ठीक है अर्जुन जी, एक बात बताइए कि जिस तरह से ये 4 नामों का ऐलान हुआ है उसमें एक हिसार जो है, जैसे ही दुष्यंत चौटाला के नाम की घोषणा हुई, क्या रोहतक जिसको आप हॉट सीट बनाने की बहुत महीनों से कोशिश कर रहे थे, उसी तरह हिसार भी एक बहुत ज्यादा हॉट सीट नहीं बन गया अब दुष्यंत चौटाला के नाम के ऐलान के बाद? गौरव जी, बात यह दुष्यंत चौटाला की तो मजबूरी थी कि अगर नहीं लड़ते तो उनकी बेइज्जती वहीं हो जाती, तो उनकी मजबूरी है कि लड़ना है उनके। अच्छा, लेकिन हार तय है, इसमें कोई बेइज्जती और इज्जत का क्या आपकी परिभाषा रेट आएंगे? देखिए, मेरा कहने का मतलब यह है कि दिग्विजय चौटाला को तो उन्होंने जींद में उतारा, हार मिली उनको। आज दुष्यंत चौटाला अगर हिसार से चुनाव नहीं लड़ते, क्योंकि वो मौजूदा सांसद थे वहां से, तो आज ही उनकी हार तय हो जाती उनकी पार्टी। मुश्किलें बढ़ जाएंगी मिटाने के लिए, वजूद को बचाने के लिए उनको मजबूरी में हिसार से चुनाव लड़ना पड़ रहा है। मुश्किलें बढ़ जाएंगी आपकी? है जी, तो सीट पर मुश्किलें बीजेपी की बढ़ गई बिल्कुल मुश्किलें नहीं बढ़ी है। बीजेपी की सीट वहां से बिल्कुल निकलेगी। आपको देखना, बीजेपी 10 में से 10 सीटें जीत के आ रही है। हमने पूरे हरियाणा में बहुत समान विकास किया है, उसका फल ठीक है। ये सब आप चुनाव में गिनवा लीजिएगा। मैं इसलिए ये समीकरण गिरा रहा हूं आपको क्योंकि पिछली बार ये सीट आपने डायरेक्ट कंटेस्ट नहीं की थी, आपके गठबंधन के साथी कुलदीप बिश्नोई के पास ये वाली सीट थी। और मोदी लहर में भी आपकी अपनी पार्टी की शक्ति और उनकी पार्टी की शक्ति मिलाकर भी ये सीट आप हार गए थे। देखिए, उस टाइम परिस्थितियां कुछ और थी, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई हमारे साथ में थे। आज की परिस्थिति कुछ और है। आज हमने एक आईएएस को वहां उतारा है। तो आईएएस को उतारा है या एक नेता के बेटे को उतारा है? नेता के बेटे को कहे, नेता ने तो अपने मनसा जो है जाहिर कर दी कि मैं अपने राजनीति से संन्यास ले रहा हूं। तो आईएएस को उतारा है बेसिकली हमने। आईएएस है। और आपकी पार्टी तो हमेशा आप कैडर्स की बात करते हैं, कार्यकर्ताओं की बात करते हैं। वो व्यक्ति जो आपकी पार्टी का सदस्य तक नहीं था उसको लेकर आए, क्या बहुत साफ नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ प्रेशर है, वंशवाद है? वरना आईएएस तो और भी हैं। नहीं, वंशवाद की अगर बात होती तो चौधरी वीरेंद्र सिंह इस्तीफा नहीं देते। सर, कई आईएएस हैं। पहली बात, कितने आईएएस को आपने मौका दे दिया, ऐसे डायरेक्ट एंट्री दे दी जो कभी आपका कार्यकर्ता भी नहीं रहा हो, जिसने संगठन के लिए एक काम नहीं किया हो? पार्टी में अगर पार्टी के अंदर आधा घंटे के अंदर कोई आदमी अगर ज्वाइन कर लेता है और हमारी विचारधाराओं से सहमत है तो वो पार्टी का कैंडिडेट कहला जाता है। तो उसमें कोई ऐसी कोई बड़ी चीज जानते हैं कि ठीक है, वो आए आके कोई एक ऐसी टंकी है जिसमें शुद्धिकरण का जल आपने भर रखा है और जैसे ही उसमें कोई आके डुबकी लगाता है वो शुद्ध हो जाता है, पाक हो जाता है, आपका अपना हो जाता है। ये सब तो हम जानते हैं। खैर, खजान सिंह जी, आपकी तरफ मैं आऊंगा। ये जो 4 नाम हैं, ये क्या दिखाते हैं कि जेजेपी भले ही नई पार्टी हो लेकिन इसकी मंशा है कि वो फ्रंट फुट पर आकर लड़ना चाहते हैं, वो फाइट करना चाहते हैं मजबूती से? देखिए पांडे जी, ये बेमेल गठबंधन है, ये एक सुसाइडल डिसीजन है जेजेपी का। अच्छा। और मैं समझता हूँ इन्होंने गठबंधन करके, जैसे नॉर्थ और साउथ नहीं मिल सकते, ईस्ट और वेस्ट नहीं मिल सकते,
ऐसे इनकी विचारधारा का कोई मेल नहीं है। और जो गठबंधन है उससे इन्होंने कांग्रेस की राह आसान कर दी है। जितना नुकसान होगा बीजेपी को होगा। कांग्रेस के प्रत्याशी बड़े कंफर्टेबल तरीके से जीतेंगे, कंफर्टेबल मार्जिन से जीतेंगे। जो भी वोट का जिस तरीके से हरियाणा के लोगों का मूड बना हुआ है उससे साफ जाहिर है। और जिस तरीके से जेजेपी और आम आदमी पार्टी का आपस में जो गठबंधन, एक बेमेल गठबंधन हुआ है, वो नहीं, ये बार बार बेमेल गठबंधन क्यों कह रहे हैं आप? देखिए, बेमेल गठबंधन ये है कि श्रीमान केजरीवाल साहब जितने भ्रष्टाचार की बातें करते थे, जितनी इस परिवार के ऊपर डायरेक्ट अटैक करते थे, वो सारे के सारे उन्होंने इसी तरह कांग्रेस पर भी आरोप लगाए थे। वो सारे आरोप उन्होंने फिर झूठ माफी मांग ली, कहीं लिखित में माफी मांगी, कहीं कुछ मांगा। तो इस तरीके से जो जिनकी विचारधारा नहीं मिलती हो, जो पहले कंडम कर चुके हैं, जिन्होंने स्टेज पर नहीं चढ़ने दिया हो इनके लोकदल वालों को, आज वो उनके जो सर, अगर आपकी परिभाषा ये है मेल और बेमेल की, तो आप पूरे देश में देखेंगे तो कई ऐसी और पार्टियां हैं जिनके साथ आपके गठबंधन रहे हैं या रहते रहे हैं, जिनको आप ये कह सकते हैं कि आपकी विचारधारा उनसे सीधे तौर से नहीं मिलती है। देखिए, समान विचारधारा की पार्टियों के गठबंधन होता है, ये असमान विचारधारा की पार्टियों का गठबंधन। सर, मैंने वही कहा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसमें जेजेपी का बहुत भारी नुकसान है। आम आदमी पार्टी का खाता नहीं खुलेगा और जेजेपी का भी खाता बंद हो गया। जो दुष्यंत चौटाला जी थे, उन्होंने ये जो डिसीजन लिया है या दिग्विजय लिया है, जो उनकी पार्टी दुष्यंत चौटाला वाली सीट, वो दोनों इस बारे में बड़ा भारी नुकसान। आपकी पार्टी की क्या स्थिति है ये आपको मालूम है? कांग्रेस पार्टी वहाँ हिसार में भी जीतेगी। कांग्रेस पार्टी आपकी पार्टी की क्या स्थिति है वहाँ आपको मालूम है? बिल्कुल मालूम है। कांग्रेस कंफर्टेबल है वहाँ। आपकी पार्टी से जो वहाँ दमखम दिखाना चाह रहे हैं, उनकी ये स्थिति है कि वो आपकी जो बस थी जिसमें आपने एकता दिखाने की कोशिश की, उसमें सिर्फ उतनी देर बैठे जितनी देर राहुल गांधी बैठे, और ये मीडिया के कैमरों के सामने कह दिया कि वो अपना नेता सिर्फ राहुल गांधी को मानते हैं। तो क्या आपकी पार्टी के हरियाणा के जो बाकी नेता हैं वो उनको सहयोग करेंगे? पांडे जी, हमारी पार्टी चट्टान की तरह मजबूत है। सब जीतेंगे। अच्छे मजबूत कैंडिडेट हैं, पुराने खिलाड़ी हैं और सबने सवाल कुछ और पूछा है आपसे। सबने प्रदेश की सेवा की है। कुलदीप बिश्नोई का बड़ा नाम है। बचौली भजन लाल जी ने भी काफी लंबे समय तक हरियाणा मोदी लहर में जब कई ऐसे लोगों का बेड़ा पार हो गया जिनको हम बहुत ज्यादा जानते तक नहीं थे, उस दौरान भी ये जिसको आप बड़ा नाम कह रहे हैं वो अपनी ये सीट नहीं बचा पाए। देखिए, चुनाव है, राजनीति है। चुनाव में, राजनीति में हार जीत होती रहती है। हार जीत का मतलब ये नहीं है वो सीट नहीं बचा पाए तो इस बार नहीं जीतेंगे। इस बार वो 2 लाख से ज्यादा मार्जिन से वही पूछ रहा हूँ, कैसे जीतेंगे। हर एक हमारे 10 के आज कैप्टन अजय यादव ने यहाँ फार्म भरा था, 50,000 से ज्यादा की जनता। उधर मत जाइए, मैं एक स्पेसिफिक सीट पूछ रहा हूँ सर, कैसे जीतेंगे? वो शख्स जो आपकी उस बस में नहीं बैठा, जिस बस को आपने चलाया ही अपनी एकता दिखाने के लिए था कि अलग अलग खेमों में आप बटे हुए नहीं हैं, उस बस में भी वो व्यक्ति सवार नहीं हुआ तब तक जब तक राहुल गांधी नहीं आए, और तभी तक सवार रहा जब तक राहुल गांधी रहे। मीडिया के कैमरों के सामने उन्होंने कह दिया कि जब तक जहां राहुल गांधी वहां वो, उसके अलावा उनको किसी से मतलब तो दिखा नहीं। अब बाकी लोग अगर हरियाणा के सपोर्ट नहीं करेंगे तो क्या कुलदीप बिश्नोई आप ये कह रहे हैं कि अपने दम पर वो सीट जीतने का मादा रखते हैं, उनके कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से की जरूरत नहीं है, आप ये कह रहे हैं? कांग्रेस के सब नेता इकट्ठे हैं, सब उसको सपोर्ट करेंगे और 23 तारीख को वो 2 लाख से ज्यादा मतों से हिसार से जीतकर लोकसभा में हरियाणा का प्रतिनिधित्व करेंगे। सुखवंत सिंह जी, आपके पुराने साथी, आपके अपने, अब उन अपने जो हैं उनकी आपका और उनका रास्ता अलग अलग हो गया है, ऐसे में उनकी अपनी नई पार्टी है और नए उम्मीदवार। आप इन उम्मीदवारों को देखकर खुश हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं? देखो गौरव जी, आप साइकोलॉजिकल रूप से अगर इनकी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखेंगे तो आपको सब हाल मालूम हो जाएगा। दुष्यंत चौटाला जी कह रहे हैं कि हमने कांग्रेस के साथ गठबंधन का कोई प्रयास नहीं किया। उनके साथ वाली सीट पर बैठे हुए नवीन जैन जी कह रहे हैं कि हमने पूरा प्रयास किया और कांग्रेस ने हमें ठुकरा दिया। ये आप देखें इस चीज में। अब डरे हुए लोग, क्योंकि दोनों डरे हुए हैं, दुष्यंत चौटाला जी भी डरे हुए हैं और आम आदमी का तो कोई नेटवर्क हरियाणा में है ही नहीं। अब डरे हुए लोग गठबंधन करते हैं। किस बात के लिए डरे हुए हैं?
जनता ने ठुकरा दिया, जनता इनको जूते मारेगी। कुछ दिनों पहले तक आप भी गठबंधन में थे, आप भी डरे हुए थे, बीएसपी के साथ गठबंधन में थे? नहीं, बीएसपी के साथ आपने अभी कहा सर डरे हुए लोग गठबंधन करते हैं, आप भी गठबंधन में थे। हमारा गठबंधन चुनाव से बहुत पहले हो चुका था। जो चुनाव के वक्त, अच्छा, चुनाव से पहले जो करता है उनको पता वो है, डरे हुए नहीं होते हैं, चुनाव के समय जो करते हैं वो डरे हुए होते हाँ हैं। बिल्कुल। ऐसा अब कर रहे देखो हैं। किस तरह से गिड़गिड़ा रहे हैं कांग्रेस के सामने ये लोग। अच्छा, ये लोग कांग्रेस के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं। ये तो नवीन जैन ने कह दिया आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सर कि हमने पूरा प्रयास किया। से बैठे हैं यहाँ पे। आप वो पूरा निडर, प्रयास, मैं एक बार कंप्लीट कर लूं, मैं उसके बाद आप बता निडर दें। थे तो 3454 वोट लिए आपने गठबंधन में। अच्छा, उनको पूरा करने दीजिए। आप डिबेट को डिटेल ना करें। हाँ। जहां तक इनके कैंडिडेट की बात है, बिल्कुल मैं सहमत हूं खजान सिंह जी से कि दुष्यंत चौटाला के पास कोई ऑप्शन नहीं था कि वो हिसार से आए। अगर वो नहीं आता तो चुनाव होने से पहले वो एक तरह से बहुत बड़ी इंसल्ट उसकी थी। और ऐसे उन्होंने कोशिश भी की है, कभी नैना चौटाला का नाम चलाया, कभी दूसरे का चलाया कि किसी तरह से बचा जाए, लेकिन बचने की स्थितियां पैदा नहीं हुई तो मजबूरी में आना पड़ा। खजान सिंह जी कह रहे थे कि दो समान विचारधाराओं का मेल होता है। मैं ये कहता हूं कि इनकी कोई विचारधारा ही नहीं है। विचारधारा सिर्फ सत्ता प्राप्ति है, वो जैसे तैसे भी हो। आम आदमी को नवीन जय हिंद को एमपी बनाना है और दुष्यंत चौटाला ने हिसार से अपने कुछ अच्छी वोटें लेनी है, इसलिए ये लोग गठबंधन के लिए गिड़गिड़ाए कांग्रेस के साथ। कांग्रेस ने रियल स्थिति को समझा और इनको जूते मारे। जहां तक कैंडिडेट की बात है, आप 50% इसमें से 2 कैंडिडेट ऐसे हैं, स्वाति यादव जिसको विदेश से लाया गया है, जिसकी कोई पॉलिटिकल एक्टिविज्म नहीं है, और जो मल्हेड़ी, सरदार मल्हेड़ी हैं, वो अभी अब रिसेंटली इसमें जेजेपी में शामिल हुए। वो लोकहित पार्टी में थे, काड़ावाड़ी से उन्होंने चुनाव लड़ा। अब एक तरह से ये आयात करना है, क्योंकि इन लोगों के पास अच्छे कैंडिडेट है नहीं। सर तो इनकी पार्टी ही नहीं है। नहीं, पार्टी कैसे नहीं है? पार्टी अलग हुई है, उसके साथ जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे वो पुराने लोग हैं इनके साथ। अच्छा, अब कैसे करो पार्टी? मतलब आप ये कह रहे हैं कि आपके सारे लोग चले गए? नहीं, नए नाम देने से, पार्टी का नया नाम देने से क्या पुराने लोग नहीं है इनके साथ? इनके साथ पुराने मतलब लोग आपके साथ कोई नहीं बचा, सब लेकिन इनके साथ विदेश चले से गए। लेकर के हमारे साथ भी लोग हैं। अच्छा, हमने जो है। टिकटें दी है वो बिल्कुल अच्छा। आम आदमी को किस तरह से टिकटें दी हैं, हमने फेस हम जानते हैं कि लोगों में हमारी स्थिति क्या है, इनकी स्थिति क्या है, इसलिए डरे हुए हैं। अब विदेश से किसी व्यक्ति को ला करके चुनाव लड़ा देना या दूसरी पार्टी से आयातित कर लेना, ये इटसेल्फ ये प्रूव करता है कि इनकी स्थिति क्या है। सर और लगा एक बात बताइए, आईएनएलडी ने जब उम्मीदवारों की घोषणा की थी तो एक बड़ा सवाल उठा था कि क्या आईएनएलडी को इस चुनाव को और अग्रेशन और मजबूती के साथ लड़ने की कोशिश नहीं करनी गौरव चाहिए जी, थी? फिर सवाल पूरा होने दीजिए। आपकी पार्टी में भी कुछ नाम तो हैं जो बड़े नाम माने जाते हैं, अभय चौटाला हैं, अशोक अरोड़ा हैं, इस तरह के 2-4 नाम हैं आपकी पार्टी में अभी भी। तो क्या उन लोगों को मैदान में उतारने के बजाय आपने उनको पीछे कर लिया सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको यह लग रहा है कि स्थिति बेहद खराब है और चुनाव में जो परफॉर्मेंस जींद में हुई, अगर वैसा ही परफॉर्मेंस ये बड़े नाम भी करते हैं तो आपकी स्थिति आने वाले टाइम में और बुरी हो जाएगी? गौरव जी, मैं आपका बड़ा तफसील से जवाब देता हूं इस बात का। पता नहीं आपके बड़े नाम का पैमाना क्या है। बड़े नाम का पैमाना यह होता है कि जो व्यक्ति लगातार जनता में रहता हो, जनता के हितार्थ काम करता हो, किसान, मजदूर, गरीब, जवान, उनके लिए काम करता हो। हमारे आप कैंडिडेट देखेंगे तो अभय चौटाला नहीं है? बिल्कुल है अभय चौटाला जी, अशोक अरोड़ा, लेकिन अशोक अरोड़ा जी भी हैं, लेकिन जो कैंडिडेट हमने दिए हैं उनकी बात करें हम, वो इनसे बड़े हैं? किनसे? जो दो नाम हमने दिए। वो इनसे ज्यादा हमने जनता में रहते लोकतंत्र हैं। को, योगेश जी एक मिनट, हमने लोकतंत्र को जो राजघराने हैं उनसे वापस आम जनता तक लाने की हमने कोशिश की है। हमारे कैंडिडेट देखें आप, सुरेश कौश जी को देखें जो लगातार किसानों के लिए कार्य करते रहे हैं, किसानों मजदूरों के लिए जेल गए हैं। आप धर्मवीर पाड़ा जी को देखो, जो जितनी भी हमारी लिस्ट है उस लिस्ट में आप देखेंगे कि बिल्कुल आम आदमी जो बिल्कुल जनता के बीच में रहता है, जनता की समस्याओं का जिसको पता है। तो एक ऐलान कर दीजिए, फिर उसके बाद हम कुछ सवाल नहीं पूछेंगे, जनता भी आपसे कोई सवाल नहीं पूछेगा। आप ये ऐलान कर दीजिए कि अगर विधानसभा में आपकी स्थिति ठीक होती है, और अभी की स्थिति देखकर तो ऐसा नहीं लगता, लेकिन अगर आपकी स्थिति ठीक होती है तो आप ये कह दीजिए कि चौटाला परिवार का कोई सीएम नहीं होगा, यही ऐलान कर दीजिए। राजघरानों से बाहर लाना चाहते हैं ना, बस इतना ही ऐलान कर दीजिए ना सर कि सीएम कैंडिडेट कोई नॉन चौटाला होगा। आप ये ऐलान कर दीजिए। गौरव जी, आपके पास स्थिति के आकलन करने का क्या चीज है, क्या यंत्र है, वो मेरे को नहीं पता। स्थिति आज भी हमारी बहुत बढ़िया है। और रही दूसरी बात कि इतना बड़ा ऐलान, ये जो आप बात कह रहे हो, ये बात सारी पार्टी तय करती है। मैं यहाँ पे नहीं कहा, आपने कहा कि राजघरानों से बाहर लाना चाहते हैं। हाँ, बिल्कुल लाना चाहते हैं हम। तो ये कह दीजिए ना कि अगर सीएम बनाने की बारी आएगी तो कोई नॉन चौटाला होगा, कह दीजिए। गौरव जी, इस प्रकार की स्थिति अगर पैदा हुई तो
तो ये भी हो जाएगा। हमने पहले भी किया सर, है। घोषणा मास्टर कर हुकम दीजिए सिंह जी ना। हो, बनारसी दास गुप्ता जी हो, लगातार इस परिवार ने आम आदमी को सीएम की कुर्सी तक भी पहुंचाया। और इस परिवार अगर ने इस प्रकार सीएम की स्थितियां कुर्सी दोबारा पर से अपने पैदा- परिवार के लोगों को बिठाने के लिए क्या किया है अगर वो इस- भी इतिहास जानता है सर। तो प्लीज ऐसी बातें मत करिए नहीं, कि मैं हमको आपको- महम मैं- चौबीसी मैंने- और मैंने महम आपको कांड नाम तक गिनाए। जाना पड़ जाए। मैंने आपको नाम गिनाए हैं। मास्टर हुकम सिंह जी बेहद सर, साधारण परिवार में पैदा मैंने होकर क्या सीएम कहा? की कुर्सी तक किसने मैंने पहुंचाया? क्या कहा? उसी सीएम की कुर्सी में अपने परिवार के बेटे को बिठाने के लिए क्या से क्या हुआ, हरियाणा में ये कैसे हमने नहीं खून किया। खराबा हुआ, ये हमने वो नहीं भी किया। सबको पता पूरा है हरियाणा सर। जानता तो है उसमें मत कि- जाइए ना। पूरा हरियाणा जानता है कि सर, रहने सीएम दीजिए। बनने की ललक में सर, किसने सर, पूरे सर, परिवार को और पार्टी को बर्बाद किया वो सब सर, जानते हैं। सर, हमारी रहने कोई दीजिए। गलती नहीं है प्रदीप उसमें। जी, जी वापस मैं इसलिए हिसार पे आना चाहता हूं वापस, क्योंकि आपको लगता है कि जिस तरह से रोहतक को पिछले कुछ महीनों में हॉट सीट कन्वर्ट कर दिया गया है, उसी तरह से हिसार अब और ज्यादा हॉट सीट बन गया है। क्योंकि आप देखिए, कुलदीप बिश्नोई जाट नॉन जाट की राजनीति करने की बात करते रहे, उसके बाद अब कांग्रेस का साथ है उनको। दूसरी तरफ बीजेपी ने पिछली बार खुद के बल पर वो सीट नहीं लड़ी थी, इस बार बड़े जाट नेता जो कहे जाते हैं चौधरी वीरेंद्र, उनके बेटे को उतारा है। दुष्यंत वहां से ऑलरेडी सांसद हैं और उनका दावा है कि वो अच्छा परफॉर्म करते आए हैं। तो ये हॉट सीट निस्संदेह गौरव, हिसार सीट पर दो परिवारों की साख दाव पर लगी है। तीनों परिवार ना कहते हैं। नहीं, 3 में से एक जीतेगा। हाँ। देखिए 3 में से एक जीतेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। इसलिए दो परिवारों की साख दाव पर लगी है और निस्संदेह उनकी राजनीति भी हिसार ही तय करेगा। हिसार के परिणाम तय करेंगे कि वाकई परिवार की राजनीति आगे किस स्पीड से बढ़ने वाली है। ये बात ठीक है कि एक हार राजनीति का पैमाना नहीं होता। आप इस बार हार गए तो क्या अगली बार नहीं जीत पाएंगे, या अगली बार परिस्थिति कैसे होती है राजनीति में, ये कोई मतलब खूंटा गाड़ने वाली बात नहीं होती। ये कोई लाइन नहीं होती कि आप हमने वाजपेयी साहब को भी हारते देखा। हाँ, ये कोई लाइन नहीं होती कि आप इसी लाइन पे चल पड़ेंगे। लेकिन इस चुनाव में आगे की राजनीति ये तय करेगी कि कम से कम विधानसभा चुनाव पर तो उसका बहुत ज्यादा असर होगा। बहुत सारी चीजें तय होंगी। क्योंकि आप देखिए जिस तरह से चुनाव जा रहा है, अगर कांग्रेस भी राजपुत्र को और उतार देती है, जिस तरह से भव्य बिश्नोई के लिए टिकट मांगी जा रही है, तो वाकई ये 3 परिवारों की उत्तराधिकारी की नीति भी तय होगी कि कौन सा उत्तराधिकारी हावी होगा। ये बात भी सामने आने वाली है। लेकिन निस्संदेह जिस तरह से दिलचस्प माना जा रहा था कि रोहतक की सीट बनने वाली है, अब उससे ज्यादा दिलचस्प हिसार की सीट बनने वाली है। और ये पूरे हरियाणा में राजनीतिक जानकारों की नजर हिसार सीट पर होगी कि भविष्य में क्या होने वाला। ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक से जब लौटेंगे तो हिसार की भी चर्चा थोड़ी सी आगे बढ़ाएंगे और उसके बाद वापस लौट कर आएंगे कि ये जो 4 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा हुई है, इस घोषणा के पीछे मकसद क्या है, मंशा क्या है और उसमें जेजेपी कामयाब कितनी हुई है। हरियाणा के सियासी समीकरण समझने और समझाने की कोशिश लगातार यहां हो रही थी। खैर, हम हिसार का जिक्र कर रहे थे और हिलालपुरिया जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले भी। हिसार क्या आपकी और आपकी पार्टी के आने वाले भविष्य को तय करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण सीट नहीं है? गौरव जी, जहां तक महत्वपूर्ण की बात है, हमारे लिए 10 की 10 सीट महत्वपूर्ण है। हरियाणा प्रदेश की सम्मानित जनता महत्वपूर्ण है। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि मैं पहले भी कह रहा था कि आज जो भी कैंडिडेट आपके सामने हमने हरियाणा प्रदेश को दिए, मैं माननीय दुष्यंत चौटाला जी की बात कर रहा हूं। कोई भी नुमाइंदा अगर जीत के जाता है, नुमाइंदा राजनीति में किस लिए जीतता है? जो लोगों की सेवा करता है, जो लोगों की आवाज उठाता है। माननीय दुष्यंत चौटाला ने लगातार 5 साल तक, जो ऑन रिकॉर्ड है सब कुछ, आपको भी पता है, सारे देश को पता है, प्रदेश को पता है कि जनता की आवाज उठाने में माननीय दुष्यंत जी ने कहीं कोई कोताही नहीं बरती, चाहे वो युवा की बात सर, हो। आपको रोक के मैं एक बात दर्शकों से जरा साझा कर दूं कि जेजेपी का कोई भी ऐसा नेता नहीं होगा जिससे आप सियासत के बारे में जिक्र करो तो वो ये वाला आंकड़ा नहीं गिनाता होगा। आप पूरा जिसके जो अपनी लाइन पे जिस तरह से काम करेगा उसकी बात कही जाएगी। हाँ, पूरा वो हरियाणा प्रदेश की जनता कह रही है, मैं जेजेपी की बात नहीं कर रहा हूँ, खाली जेजेपी नहीं कह रही, हरियाणा प्रदेश की जनता कह रही है, देश की जनता कह रही है कि उसने अपनी काबिलियत को आप सबके सामने जाहिर किया है, काम करने की क्षमता को अपनी बताया है। आज
चाहे पानी के मुद्दे हो, कोई भी मुद्दे हो, सिर्फ काबिलियत, दिल पे हाथ रख के जवाब दीजिए हिलालपुरिया साहब, क्या सिर्फ काबिलियत के बल पर इस देश में आज भी चुनाव होते हैं? ऐसा है क्या? या जिसको आप लोग पॉलिटिकल भाषा में सोशल इंजीनियरिंग कहते हैं, उसका बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं होता है? अगर आप ये कह रहे हैं कि काबिलियत के दम पे चुनाव नहीं होते हैं, तो चुनाव में जाने की फिर आप जरूरत कहां समझ रहे हैं? अगर काबिलियत के दम पे चुनाव नहीं है तो फिर देश की जनता कोई मूर्ख थोड़ी है, काबिलियत के दम पे ही वोट डालती है। मैंने सवाल आपसे कुछ और पूछा, आप जवाब कुछ और दे रहे हैं। मैं सवाल दोहरा देता हूं, गौर से सुनिएगा, शायद आपको समझ में आया सवाल क्या पूछ रहा हूं। मैं एक पूछ रहा हूं कि क्या आपको लगता है कि सिर्फ काबिलियत के बल पर ही वोट मिलते या नहीं मिलते हैं, या आपकी सियासत के भाषा में आप सोशल इंजीनियरिंग एक बड़ा फैक्टर होता है? मैं काबिलियत की भी बात पे आपको बात कर रहा हूं। आज हमारे देश में पिछले बहुत वर्षों से एक और नई जो समीकरण देश में चले हुए हैं कि आज पार्टी के नाम पे नहीं, देश में आदमी के नाम पे वोट गिर रहा है। आप 2014 के चुनाव को उठा के देख लीजिए, दिल्ली के चुनाव को केजरीवाल जी के उठा के देख लीजिए, नई पार्टी बनाई और 70 में से 67 एमएलए केजरीवाल के नाम पे वहां जीत के आए। किसी के नाम को दिल्ली प्रदेश की जनता नहीं जानती थी कि कौन कैंडिडेट है, किसे दिए। कोई रिक्शा वाला, गरीब, मजदूर, इस तरह के उम्मीदवार उन्होंने दिल्ली की जनता को दिए और सिर्फ केजरीवाल के नाम पे। यही हरियाणा प्रदेश में होने जा रहा है। पार्टी के नाम पे आज कहीं कोई वोट नहीं डाल रहा है। अगर वोट मिलता है तो नाम अपनी काबिलियत के नाम पे मिल रहा है। आप ये कह रहे हैं कि आपकी पार्टी को अगर वोट मिल रहा है तो दुष्यंत के नाम पे, दिग्विजय को वोट मिला तो सिर्फ दुष्यंत के नाम पे, आप ये कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं आपको कि दुष्यंत चौटाला जी ने जिस तरह से अपना कार्य क्षमता सर, एक भाई की तारीफ करते करते दूसरे भाई को आप नाराज कर रहे हैं। के लिए उस क्षमता के आप ये कह रहे हैं कि दिग्विजय को वोट इसलिए मिले क्योंकि दुष्यंत के सामने। दिग्विजय की जहां तक आप बात कर रहे हैं, दिग्विजय ने दिनों रात छात्र संघ के माध्यम से आप एक भाई को खुश करने के लिए दूसरे भाई को नाराज कर रहे हैं। छात्र संघ के माध्यम से पूरे हरियाणा प्रदेश में नहीं, राष्ट्रीय सर, अब आप पैच वर्क कुछ भी कर होने के नाते हर कॉलेज में, आप कुछ भी पैच वर्क कर लीजिए, लेकिन आपने एक भाई को अच्छा दिखाने के चक्कर में दूसरे को नुकसान कर दिया। की आवाज उठा के छात्रों के हित की लड़ाई लड़के, मैं दिग्विजय चौटाला जी की बात कर रहा हूँ। दिग्विजय जी आपसे सवाल पूछेंगे जब आप जाएंगे। मैं पार्टी की आप दुष्यंत के नाम पर वोट मिल रहा है। सोशल इंजीनियरिंग की बात की, मैंने तो बदल गया अभी। आप कह रहे हैं कि दिग्विजय के नाम पे वोट नहीं मिले, दुष्यंत के नाम पे वोट मिले। आज भी कह रहा हूँ, हम ये मानते हैं, मैं आपको कबूल कर रहा हूँ, मैं आपको कबूल कर रहा हूँ। दिग्विजय जी को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। दिग्विजय जी पूछेंगे कि मेरे नाम पे वोट नहीं मिले, आप पब्लिकली जाके ये कह के आ रहे हैं। ये दिग्विजय चौटाला भी कह चुके हैं जो मैं कह रहा हूँ। अच्छा, ये दिग्विजय चौटाला भी मानते हैं। सर, ये बड़ा इंटरेस्टिंग बता रहे हैं। दुष्यंत चौटाला के नाम पे आज हमारी पार्टी उनके आदर्श पे चलते हुए, उनके विचारों पे, तो मतलब आपकी पार्टी भी व्यक्तिवाद वाली पार्टी है? मैं व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने आपको ये कहा है कि सर, आप सभी बात खुद ही कह रहे हैं। आज देश, मैं कह रहा हूँ, मैं मान रहा हूँ, आज देश में, पूरे देश में, अगर 2014 में आपने देखा, सिर्फ और सिर्फ मोदी के नाम पे देश की जनता ने वोट दिया, ना कि बीजेपी को दिया। तो आप मोदी के नाम पे वोट नहीं देंगे? ये आप ही दे। बार बार एक ही बात आज में होली है, एक मिनट, वो 5 साल, उनके 5 साल निकल चुके, उन्हें आजमा लिया लोगों ने। अच्छा, उनको देख चुके कि जिस तरह के वादे, जिस तरह के झूठ प्रचार उन्होंने किया था, वो 5 साल देश की जनता ने देख लिया। खजान सिंह जी देख रहा है मोदी जी की तरह। आऊंगा सर। खजान सिंह जी, वो एक नाम आपकी पार्टी में कौन है जिसके नाम पर वोट पड़ेगा? राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी? पहले मेरा एक दोस्त ने बहुत पिछले दिनों चैनल पे बैठ के यही ये कहा था, भाई जब ये आम आदमी पार्टी वाले कांग्रेस से बात कर रहे थे, कह रहे थे सौदेबाजी हो रही है, सौदेबाजी हो रही है, यहाँ बार बार कह रहे थे। अब ये बताएंगे कि इनके साथ क्या सौदेबाजी हुई है, क्योंकि ये सौदेबाजी डील डिस्क्लोज थोड़े ना की जाती है। देखिए, ये सौदेबाजी ये जो इनकी जबान पे था, ये हलालपुरिया साहब ने ही कहा था, अब भाई वो भी कांग्रेस के साथ सौदेबाजी कर रहे हैं, तो वो अब ये बताएंगे भाई इनके साथ क्या सौदेबाजी हुई है। हमने प्रदेश की जनता के हित के सौदे किए हैं। सुनिए जरा, आप हाँ करते उस टाइम सर, आप बोल रहे थे तो उन्होंने नहीं टोका था आपको, उनको बोलने दीजिए, उनको बोलने दीजिए। देखिए, आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से मैंडेट हासिल किया था, जिस तरीके से पूरे देश में एक हवा मचाया था, वो आपके सामने वो बेनकाब हो चुका है। और अब जो सर, जिसको आप हवा कह रहे हो उसने आपको 0 पर ला खड़ा किया था। कोई बात नहीं, झूठ के
झूठे सपने दिखाना, 15-15 लाख रुपए देना, या भ्रष्टाचारियों को बंद करना, या ये भ्रष्टाचारी है वो भ्रष्टाचारी है, सर मैंने सवाल आपसे कुछ और पूछा, मैंने पूछा वो कह रहे हैं कि व्यक्ति को वोट पड़ रहा है इस देश में, ये ट्रेंड है, आपके पास वो व्यक्ति कौन है? चेहरा पार्टी को वोट पड़ती है, विचारधारा को वोट पड़ती है, विचारधारा और पार्टी। तब राहुल के नाम पे वोट नहीं है? राहुल के नाम पे पार्टी है, हमारी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनकी विचारधारा हमारी पार्टी की विचारधारा है। पार्टी की विचारधारा के हिसाब से उनकी विचारधारा पार्टी की विचारधारा, उनकी विचारधारा पार्टी की विचारधारा, जो बोलते हैं पार्टी की विचारधारा को बोलते हो। सर वो एक बार पार्टी फिर के- से सोचिए, पार्टी के उनकी ही विचारधारा पार्टी की विचारधारा है। मैं फिर आपको पांडे जी ये कह रहा हूँ, पार्टी की विचारधारा ही बोलते हो, पार्टी की लोकतंत्र है हमारी वैसे पार्टी। आपने हमारी पार्टी भूल में चूक से लोकतंत्र सही है। बात कह दी है। नहीं, मैं फिर भी कह रहा हूँ, और जो राहुल गांधी जी ने जिस तरीके से देश को जगाया है, जिस तरीके से बड़े बड़े भ्रष्टाचारियों को सीधा जनता के सामने नंगा किया, मैं अच्छा। समझता हूँ इतना कोई कर नहीं सकता। और जिस तरीके से उन्होंने सर फ्रंट फुट पे- उस पे अदालत ने अभी आपसे स्पष्टीकरण मांग लिया है। देखिए उसका जवाब हम अदालत ने आपसे देखिए, स्पष्टीकरण पांडे जी, मांग लिया, आप फिर से अदालत में- रिपीट कर रहे हैं। अदालत में हम उसकी पूरी पैरवी करेंगे, अदालत को अदालत में जवाब देंगे। लेकिन जिस तरीके से एक जो बहुत बड़ा कांड था राफेल का, उसको अदालत के सामने पूरा सुप्रीम परिवार कोर्ट में बेल जाकर- पे चल रहा है। देखिए, और अभी पूरा खंड दीजिए, फिर सुखवंत जी के आपके पास आ रहा हूं। बीच में बोलेंगे तो मैं बोलूंगा। हाँ, सर जल्दी से पूरा मैं ये कहता हूँ, ये कितना बड़ा कांड था। और एक फिर दूसरी बात, कौन सा कांड सर, ये क्या राफेल प्रूफ का हो गया? कांड, राफेल का कांड, नोटबंदी का कांड, जीएसटी का कांड, तेल डीजल पेट्रोल घोटाले का कांड, इसमें महंगाई का कांड, कितनी चीजें प्रूफ हो पाई? कितने घोटाले हैं ये जनता के सामने। ये नंगे होकर जब उसके अपने रसोई के सर अगर ऐसे ही गिनाना हो तो इस फहरिस्त में तो कांग्रेस उसके भार के नीचे दब जाएगी सर। देखिए, कभी बिल्कुल नहीं दबेगी। कांग्रेस ने तो जितना कोई घोटाला मजबूत है, बंद है। देखिए पांडे जी, जब भी घोटाले का जिक्र आया, कांग्रेस ने एक्शन लिया, एफआईआर दर्ज की, मंत्री तक को अंदर किया। और इन्होंने वो जो घोटाले की जिनके ये घोटाले करते थे, सारी पार्टियां तो आप ये मान रहे कि घोटाले हुए आपके साथ? नहीं, वो बरी हो गए, वो कोर्ट से बरी हो गए, वो बिल्कुल इनके सामने कोर्ट से बरी हुए, वो इनके सामने कोर्ट से बरी हुए हैं। और इनके पास बोलने के लिए बीजेपी के पास कुछ है नहीं, और ना विपक्षियों में। ठीक है, आज यही रहते हैं, हरियाणा में रहते हैं, हरियाणा की सियासत में रहते मैं ये हैं। कहूंगा, हरियाणा जल्दी में से सर। हरियाणा में हम 10 की 10 सीट जीत रहे हैं, रोहतक हम 5 लाख से जीत रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है सर, 2 ठीक लाख है से सर, जीत रहे हैं, सर, 2 लाख से यहाँ जीत रहे हैं, गुड़गांव जीत सर, रहे बहुत हैं, बढ़िया और सर। सारी सीटें 10 की 10 बहुत बढ़िया। शैलजा जी जीत रहे हैं, कैसे जीतेंगे उस पे भी जीत आएंगे रही है। सर, कैसे जीतेंगे उस पर आएंगे। अभी सारे चुनाव लोगों में 12 लोग- तारीख में वक्त है सर, रोज हरियाणा कुछ का न कुछ विकास चर्चा किया करेंगे हमने। सर, हरियाणा एक एक का करके आएंगे विकास सर। किया, सर हरियाणा का सर विकास किया, सर विकास किया होता तो विधानसभा बाहर नहीं लाइसेंस होता। दिए थे, हरियाणा चलिए, को, ठीक हरियाणा है। का निर्माण किया, विकास किया। सर अगर आपके विश्वास पर जनता ने सहमति जताई होते तो आप बाहर नहीं होते सत्ता हम से। 10 साल तक सत्ता में रहे, पहले भी ठीक है। सत्ता में रहे, तो निकाल दिया हमने ना सर। सेवा की लोगों चलिए, ठीक है। इन्होंने झूठ बोले थे, सुखवंत झूठ जी। के जो बोले सर फेंके सर थे, आपके पास लौट के प्रदेश आएंगे, की जमीन लौट के आएंगे, बेची लौट के और आएंगे सर, झूठ, लौट के आएंगे, लौट के आएंगे झूठ सर, बोलकर, झूठ सर लौट बोलकर। के आएंगे। सुखवंत जी, जनादेश जी आगे गौरव जी, सुखवंत जी, ये उम्मीदवार जो उतारे जाते हैं जिन उम्मीदों के साथ, उन उम्मीदवारों से क्या उम्मीद करे जनता? आपने भी जो चेहरे रखे हैं वो बहुत ऐसे चेहरे नहीं हैं जो बहुत लोकप्रिय चेहरे हों या बहुत लोग उनको जानते हों या मीडिया में बहुत फेमस हों, ऐसे चेहरे नहीं हैं वो भी। आप ये कह सकते हैं, हो सकता है ग्राउंड पे वो लोगों से जुड़े हुए रहे हों, लेकिन उम्मीदवारों से उम्मीद क्या करें? गौरव भाई, आप लोकप्रिय, अगर आप अभिनेताओं को या किसी स्पोर्ट्समैन को जो दूसरे फील्ड में सक्रिय रहे हैं, अगर उनको लोकप्रिय मानते हो तो ये इस देश के लोकतंत्र के लिए बिल्कुल सही नहीं है। जो दूसरे फील्ड के लोग हैं वो राजनीति में आके विधानसभा और पार्लियामेंट में क्या करेंगे ये सब ने पीछे देखा भी है। तो उस तरह की लोकप्रियता इनेलो को नहीं चाहिए। इनेलो आम जनता के बीच से जो जनता की समस्याएं जानता है उनको उतारा है। ऐसा किसी ने आपको अप्रोच किया है क्या? क्या ऐसे किसी ने आपको अप्रोच किया है आपकी पार्टी को अभी? किसने किसकी ऐसे किसी तरह के कोई फेमस बहुत लोग हमने नहीं दिया। हीरो हीरोइन अच्छा, दो चार बहुत लोग हमसे टिकट चाहते थे ना सर। हम नहीं चाहते कि इस देश में लोकतंत्र खराब हो, इसलिए इस प्रकार के लोगों को जो अभिनेता है या स्पोर्ट्समैन है या दूसरे किसी उस फील्ड में 4 नाम डिस्क्लोज कर दीजिए सर, बहुत लोग थे तो। वो हमारी पार्टी के अंदर की बात है। दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि जेजेपी के किसी भी साथी से, किसी प्रवक्ता से आप सवाल पूछेंगे ना, तो वो पैट लाइक मैनर में दुष्यंत चौटाला के काम गिनाने शुरू कर देगा कि उन्होंने इस देश की पार्लियामेंट को बदल दिया। मैंने आपके माध्यम से पहले भी एक सवाल पूछा था, इनके दलबीर धनखड़ जी बैठे थे, मैं इनसे फिर सवाल पूछता हूं कि अगली बार तैयारी के साथ आए कि इस देश की लोकसभा में मार्च 2018 को स्पेसिफिक रिलीफ अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ, जिसने किसानों के ऊपर बहुत जबरदस्त कुठाराघात किया है। मैंने पहले भी पूछा था। बात यह नहीं कि आपने कितने सवाल पूछे, क्वांटिटी मायने नहीं रखती, क्वालिटी मायने रखती है कि आपने क्या किया। अब ये बता पाएंगे।
और इनके पास कुछ नहीं है बताने को, क्योंकि इनके जितने भी कैंडिडेट हैं उनमें कोई दम नहीं है, उन्होंने लोगों के लिए कोई काम नहीं कर रखा, तो सिर्फ एक उसी पे आ जाते हैं। आपने बहुत अच्छी बात कही कि जींद में अगर दुष्यंत चौटाला के नाम से मिले हैं वोट, तो दिग्विजय चौटाला का क्या? तो आप भी अभय चौटाला के नाम पे मांगिए ना सर, किसने मना किया? किसके नाम पे? अभय चौटाला के नाम पे मांग लीजिए। बिल्कुल मांग रहे हैं हम अभय चौटाला के नाम पर। हम लेकिन ओपी चौटाला के नाम पे मांगेंगे कैसे सर? एक गड़बड़ हो गई उसमें। हम चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के सर, नाम लेकिन पे उसमें मांगते हैं, गड़बड़ नहीं अभय हो गई। चौटाला जी के नाम पे मांगते हैं, और नहीं, हमारी पार्टी की सुखविंदर विचारधारा जी, के नाम पे मांगते हैं। उसमें गड़बड़ नहीं हो गई क्या? जब आपकी पार्टी से अभय चौटाला अजय चौटाला को भ्रष्टाचारी कह देते हैं और ये कहते हैं कि जिस केस में वो अंदर है वो भ्रष्टाचार है, तो उसी केस में तो ओपी चौटाला भी है, तो वो भी भ्रष्टाचारी हो गए, तो आप वोट कैसे मांगेंगे ओपी चौटाला के नाम पर? गौरव भाई, अजय चौटाला को भ्रष्टाचारी तो केजरीवाल ने भी कुरुक्षेत्र में कहा था, जिनके साथ ये गठबंधन किए बैठे। सर मैं आपकी पार्टी और की बात कर रहा हूं। अब अजय चौटाला के साथ आज के दिन पार्टी में क्या है कि जैसे बीजेपी ने आडवाणी को मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया, सवाल जो पूछा उसी उसका प्रकार जवाब अजय चौटाला को भी डाल देंगे। दिया। अगर अभय चौटाला अजय चौटाला को भ्रष्टाचारी कहते हैं तो उसी गुनाह की सजा ओपी भाई, चौटाला भी भुगत रहे हाँ, हैं, मैं बताता क्या वो हूं। भ्रष्टाचारी नहीं है? मैं एक्सप्लेन करता हूं, हाँ, करिए ना सर। अजय चौटाला के ऊपर फतेहाबाद के किसी व्यक्ति ने आरोप लगाए कि मेरे से टिकट के नाम पर 50 लाख रुपए लिए गए। साबित हुआ? और वो साबित कहीं कोर्ट में जाएगा तो साबित भी हो जाएगा, तो आप क्यों उसके नहीं ले पैसे जा वापस रहे दे हैं? दिए गए। जहां तक चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की बात है, पूरे केस के दौरान आप पढ़ के देखो, उस केस में कहीं पर भी भ्रष्टाचार के चार्जेस नहीं। तो आप अच्छा, देखें कहीं पर मतलब ये नहीं कि दोनों अलग अलग केस में अंदर हैं। केस में एक में अंदर हैं, लेकिन अजय चौटाला के ऊपर तो टिकट के मांगने सर के नाम पर साबित पैसे के कौन आरोप लगे। करेगा? अभय चौटाला के बारे में क्या सियासी गलियारों में अलग अलग वक्त पे अलग अलग लोगों ने बताओ। आरोप नहीं लगाए क्या? आप बताओ, सिर्फ आरोप आप लगा बताओ, देने आप से बताओ किसने सर, आरोप लगाया अभय चौटाला के सर, ऊपर? क्या उसके ऊपर करप्शन के सर, क्या चार्जेस आप बताएं? सिर्फ करप्शन की बात नहीं होती है, आरोप किसकी कई बात तरह हो रही के है? होते बताओ हैं। क्या मैं ये आरोप है? पूछ रहा हूं आपसे कि अगर एक ही केस में पिता और पुत्र जेल के अंदर हैं, सजा भुगत रहे हैं, आप बेटे को भ्रष्टाचारी कह रहे हैं, तो उस पिता को भी क्या आप भ्रष्टाचारी नहीं कह रहे हैं जिसके नाम पर आप वोट मांग रहे ये हैं? बात क्लियर हुई कि अभय चौटाला ने किस कंटेक्स्ट में अजय चौटाला को भ्रष्टाचारी कहा? उस केस के संदर्भ में कहा या किसी और बात के संदर्भ में कहा? अच्छा। उस केस में भ्रष्टाचारी नहीं होकर भी किसी दूसरे संदर्भ में हो सकते हैं। दूसरी बात मैं आपसे ये कहता हूं, और कि अभय- उस केस में जेल में है? किस केस में? उस वही केस में टिकट के गौरव लिए भाई, पैसे उस लेने केस- वाले उस में? केस में सर corruption के आप कोई बयान charges फिर नहीं से है। सुनिए, आप कितना भी घुमाने की कोशिश करेंगे नहीं घुमा पाएंगे आप। उस उन्होंने केस कहा में- कि भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में है। उस केस क्या में- उस आप जो 50 लाख की बात कर रहे हैं, क्या उस केस में जेल में है? वो जिस केस नहीं, में वो- जेल में है वो- उस केस के ही सजा ओपी चौटाला भी भुगत रहे हैं। नहीं, क्या ऐसा नहीं- अभय चौटाला ने? ऐसा बिल्कुल नहीं कहा गया। आप घुमा रहे हैं उसको स्टेटमेंट को। सर और आप सुन बिल्कुल के गलत- आइए, आप जिस पार्टी के प्रवक्ता, हम उम्मीद करते हैं कि आपकी पार्टी के जो आप सबसे गलत बड़े बयानी कर नेता रहे हैं, आप गलत बयानी कर रहे हैं। आप सबसे बड़े नेता जो हैं वो आप जो कह रहे हैं आप उसको बिल्कुल defend गलत बयानी हैं। कर रहे हैं। इस प्रकार की बात नहीं की गई, क्योंकि उस केस में करप्शन के कोई चार्जेस नहीं है। अच्छा, कोई आप उसके charges ऊपर नहीं, पूरा- ऐसे ही पूरा अंदर डाल पढ़ो। दिया दूसरी अदालत बात ने। मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, दूसरी कि बात आप- पे क्यों जा रहे हैं सर? मैं पहले इसी ये को कह रहा हूं, clear जैसे आपने करने कहा ना कि आरोप अभय चौटाला के ऊपर भी नहीं लगे हैं। अभय चौटाला की जो छवि है बिल्कुल डेलिब्रेटली और प्लानिंग तरीके से खराब की गई है। उसके ऊपर एक भी आरोप आप बताएं कि ये आरोप डेलिब्रेटली खराब की गई है। डेलिब्रेटली खराब की गई प्रदीप है। जी, और इस पार्टीशन के बाद आपने सबको वो पता बयान लगा सुना, कि आपके कैसे पास क्या हुआ। दोबारा लौट के आऊंगा। आपने अभय चौटाला का वो बयान सुना था, क्या उस बयान के साफ साफ ये मतलब नहीं हो सकता है कि वो भावनात्मक रूप से बह के वो बोल गए हो, या गुस्सा हो, बेचैनी हो, जो भी भावनात्मक तरीके से उस वक्त उनके मन में चल रहा हो, और वो बयान बहुत बड़ा सेटबैक उनके खुद के लिए भी साबित होगा? निसंदेह कुछ चीज़ें गुस्से में और कुछ चीज़ें इस तरह की होती हैं जब दोनों भाइयों में आपस में खिंचाव है। और देखो, दुश्मनी बाहर वाले से कम होती है, घर वाले से ज़्यादा हो जाती है जब मन मुटाव होता है। तो रही बात, मैं गौरव मेन मुद्दे पे आना चाहूँगा कि हम शायद थोड़ा इधर उधर हो गए कि क्या आपका पहला सवाल था जब मैं डिबेट स्टार्ट हो रही थी कि क्या जेजेपी को आम आदमी पार्टी से गठबंधन करने में कोई फायदा होगा। मेरे ख्याल से कभी किसी ने भी किसी इस बात पे जवाब नहीं दिया। और मैं दो लाइन नुकसान उन्होंने गिनवा दिया। नहीं, वो तो फायदा क्यों गिनवाएंगे, क्योंकि गठबंधन इन्होंने किया है। रही बात इसकी कि जेजेपी में क्या हरियाणा में जेजेपी को आम आदमी पार्टी से गठबंधन करने में कोई फायदा होने वाला है। देखिए, जहां तक मेरा व्यक्तिगत मत है, ऐसी कोई संभावनाएं नहीं, क्योंकि जिस दोराहे पे अब आज आम आदमी पार्टी खड़ी है,
अपने अस्तित्व को बचाने के लिए जो बार बार कांग्रेस की तरफ देख रही है, वो कांग्रेस जो इस चुनाव में पिछले वाले जो इतिहास है उसको मिटाने की कोशिश कर रही है, वो उस कांग्रेस की तरफ आम आदमी पार्टी देख रही है। और जेजेपी ये, और जिस तरह से प्रवक्ता ने कहा जेजेपी के, क्योंकि मैं सिर्फ उसी की लाइन पे ये डिबेट को इधर लाया हूं, उन्होंने कहा कि केजरीवाल के नाम पर लोगों ने वोट दिए। वही केजरीवाल की पार्टी आज अपने अस्तित्व को बचाने के लिए कांग्रेस और जेजेपी को भी एक साथ लाने की कोशिश कर रही है। हालांकि जेजेपी इस बात को मानती नहीं कि अगर कांग्रेस से गठबंधन होगा तो हम नहीं करेंगे। ये इनकी अच्छी बात है कि उन्होंने बहुत स्पष्ट कर दिया है इस बारे में। लेकिन उस पार्टी के गठबंधन या उस आदमी के से गठबंधन करके अगर ये मुगालते में है कि जेजेपी भी उसके चेहरे को दिखा के कोई वोट पा लेगी, तो हरियाणा में मेरे ख्याल से ये संभव नहीं है। मैं स्पष्ट बिल्कुल ये बोलता हूं हरियाणा के मूड को देखते हुए कि मुझे नहीं लगता कि जेजेपी को, और आम आदमी पार्टी ने अपनी क्रेडिबिलिटी खुद ही खराब कर ली। निसंदेह देख लीजिए, अभी उनके जब सामने आएंगे कैंडिडेट तो आपको सामने पता लग जाएगा, और कितना फायदा होने वाला है ये तो खैर इनको 23 मई को ही पता लगेगा। ठीक है, और मुझे नहीं लगता कि इससे कोई बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। ठीक है, शर्मा जी मुझे एक बात बताइए कि हम जिस लाइन पे चल रहे थे कि ये जो 4 उम्मीदवारों की घोषणा इनकी तरफ से हुई, या आईएनएलडी के जो उम्मीदवार, इनमें से कोई बड़ा चेहरा, एक इक्का दुक्का को छोड़ दे, एक इनके तरफ से आईएनएलडी की तरफ से जो पूर्व सांसद हैं या मौजूदा सांसद हैं उनको ही दोबारा टिकट दिया गया, इनकी तरफ से जो मौजूदा सांसद उनको दोबारा टिकट दिया गया, इसके अलावा कोई बहुत बड़े ऐसे चेहरे नहीं हैं। आपको क्या लगता है कि बड़ा चेहरा होना बहुत जरूरी है या नहीं है? देखिए गौरव जी, बात यह है कि आज आईएनएलडी हो चाहे जेजेपी हो, प्रदेश की बात मैं करता हूं तो प्रदेश में एक इन आईएनएलडी हो चाहे जेजेपी, इनकी हताहता की स्थिति है इनको पता है कि हम बड़े चेहरे रख लें चाहे छोटे चेहरे रख लें, मोदी जी के सामने दाल गलने वाली नहीं है। तो दिस इज द ओनली रीजन कि आज ये कोई बड़े चेहरों को रखना नहीं चाह रहे, जिससे कल को कह सके कि हमारे बड़े चेहरे नहीं थे, सांसद के चेहरे पे नहीं लड़ रहे, मोदी के चेहरे पर लड़ रहे हैं। कब तक उस नाम पे मेरा कहने का लड़ोगे? मतलब ये है। दूसरी बात नहीं, मोदी जी के चेहरे पर देखिए काम किया देश के लिए, पार्टी लाइन जो काम किया उसके लिए तो बोलेंगे सर। एक तो ये बहुत गलत परंपरा आप लोग जो है वो सेट कर रहे हैं कि देश के लोग प्रधानमंत्री को सीधे वोट नहीं करते हैं सर, अपने सांसद को चुनते हैं। मेरी बात सुनिए, वो सुनते हैं, वो ठीक है। मोदी जी आज प्रधानमंत्री हैं तो उन्होंने 5 साल काम करके दिखाया, तो नेचुरल बात है हम उनके नाम पे बोलेंगे। पहली बात। दूसरी बात, मोदी जी एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है। ये मैं नहीं कह रहा कि मोदी जी की कोई एक राजघराने से हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। वो कार्यकर्ता होने के नाते उन्होंने प्रधानमंत्री बने, प्रधानमंत्री बन के 5 साल में फिर मोदी चालीसा पढ़ने लगे। मोदी चालीसा मत पढ़िए, मैं सवाल ये पूछ रहा हूँ कि क्या आपके सांसदों ने काम इतना किया है कि आप उनके नाम पर वोट मांग सकते हैं? आप जहां देखिए वहां आपका लगातार विरोध हो रहा है। आप फरीदाबाद में देख लीजिए सर, मैं गिनाना शुरू करता हूं, आप सुनिए। फरीदाबाद में विरोध हुआ, सांसद धर्मवीर का विरोध हुआ, नायब सैनी आपके उम्मीदवार हैं उनका विरोध हुआ, आप रमेश कौशिक का देख लीजिए उनका विरोध हुआ, कितने और नाम गिनाए? विरोध होने के लिए सीएम को बोलना पड़ जाता है 5 मिनट रुक जाओ, 5 मिनट रुक जाओ, लोग कुर्सी छोड़कर जाने लगते हैं। एक कुनवे के अंदर अगर 50 आदमी हैं तो जरूरी नहीं है 50 के 50 सेटिस्फाइड हो। एक आदमी बोलता है, नेचुरली बात है, वो आपस की बात होती है, वो आदमी समझ जाता है, वो ऐसी चीज नहीं है। लेकिन हर लोग, क्या ये आपकी लोकप्रियता का गिरता हुआ ग्राफ नहीं है कि मुख्यमंत्री की सभा में कुर्सियां खाली नजर आती हैं? मुख्यमंत्री को बताइए मुझे एक भी रैली रिक्वेस्ट सर, हमारे हम रोज विजुअल्स दिखा रहे हैं, अरे बताइए मुझे, इतनी भयंकर मुख्यमंत्री को आशीर्वाद मिल रहा है, मुख्यमंत्री को ये कहना पड़ रहा है मंच से, सर सुन लीजिए ना शर्मा जी, मुख्यमंत्री को मंच से ये कहना पड़ रहा है अपने भाषण को बीच में रोक के बस 5 मिनट और रुक जाओ। ये तो स्थिति है। कौन सी जगह बताइए ना मुझे। आप बीजेपी से हैं? नहीं बताइए, आप बीजेपी से हैं? आप बीजेपी से हैं? बिल्कुल बीजेपी हूँ। और आपको ये नहीं पता? नहीं, मुझे बताइए ना, आप बताइए। देखिए, आप रिसर्च कर लीजिएगा जाके गूगल पे, बताना आपको क्या है ना, कुछ लोग क्या करते हैं, वो रैली के पहले से ही फोटो करके ये कोई मुख्यमंत्री जब बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री के बयान है कि आप रुक जाओ, मुख्यमंत्री मंच से भाषण दे रहा है और लोग उठकर जा रहे हैं, ये कैमरे में कैद है, और उसके बाद मुख्यमंत्री को ये बोलना पड़ता है बस 5 मिनट और रुक जाओ।
कृष्णपाल गुर्जर का किस तरह से विरोध हुआ है, रमेश कौशिक का किस तरह विरोध हुआ, सांसद ये धर्मवीर कोई का विरोध कैसे नहीं है। विरोध हो रहा जनता है, पूरा नायब सैनी का आशीर्वाद कैसे दे रही है। विरोध हो रहा है, वो सब हम देख रहे हैं। विरोध देखिए, वो चलिए, विरोध आखिरी हुआ। के 2 मिनट मेरे पास बचे हैं, सबके पास 15-15, 20-20 सेकंड है। सुखवंत जी आज आपको तो कम पार्टी दी, 10 की 10 सीटें जीत ठीक रही है, हरियाणा में, आपके सामने रिजल्ट आ आपके जाएगा। पास आऊंगा। देखो गौरव सुखवंत भाई, जी, बीजेपी इस देश में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को प्रेसिडेंशियल में बदलने के चक्कर में कॉन्स्टिट्यूशन को, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में टीम महत्वपूर्ण होती है, कोई व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होता, लेकिन ये लोग व्यक्ति की तरफ गए। जहां तक आज जेजेपी और आपके गठबंधन का सवाल है, पंजाब में केजरीवाल जी ने यह कहा कि हम एसवाईएल का एक भी पानी नहीं देंगे, एक बूंद भी पानी नहीं देंगे। ये लोग किसान विरोधी है केजरीवाल जी। दूसरी तरफ दुष्यंत चौटाला ने किसान मसीहा सर चौधरी चोटुराम को गद्दार बोला, किसान विरोधी मानसिकता, इसलिए इन दोनों का गठबंधन हुआ। ये दोनों प्रदेश विरोधी हैं, किसान विरोधी हैं, नौजवान विरोधी हैं। किस प्रकार से इंसो के नाम पर नौजवान बच्चों का भविष्य को बर्बाद करने की एक साजिश पूरे हरियाणा में हुई, वो सब जानते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। खजान सिंह जी पहले इनसे ले लेते हैं। ये जो कह रहे थे अभी सुखवंत जी कि ये फॉर्मेट ही बदलने की कोशिश कर रहे हैं, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कराने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोग इसमें विश्वास रखते हैं? देखिए, बीजेपी के जो प्रधानमंत्री है उसने बीजेपी को खत्म कर दिया। सिर्फ मोदीवाद है और मोदी और अमित शाह के अलावा किसी की नहीं चलती, सब बंधुआ मजदूर है। जितने पार्लियामेंट आपके यहाँ किसकी चलती है सर? जितने हमारी पार्टी की चलती है, हमारी पार्टी की चलती है। पार्टी हमारी आजाद, देश आजाद करवाए हमारी पार्टी का। अच्छा, आपकी पार्टी ने देश हमारी आजाद पार्टी करवाया। का लोकतंत्र में इतना विश्वास है। लोकतंत्र राहुल गांधी से ज्यादा वरिष्ठ नेता नहीं है इनकी पार्टी में। आजादी में पांडे जी प्रियंका गांधी से वरिष्ठ अच्छा, इनको पूरा करने दीजिए, पूरा करने दीजिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से 5 साल में विधायकों की और सांसदों की दुर्गति हुई है, दुनिया के में कहीं भी ऐसा सांसद और विधायक नहीं होगा। हमारे यहाँ के सांसद वो कहते हैं मैं मुख्यमंत्री की लड़ाई नहीं लड़ूंगा, मैं वो राजा था वो चौकीदार हो गया, वो राजा से चौकीदार बना दिया, वो तानाशाही है, तानाशाही के कारण वो चौकीदार बनकर खड़ा हो गया। आपकी पार्टी में तो आपके प्रदेशाध्यक्ष ही गर्दन मार के आपके अपने पार्टी के लोग तोड़ देते हैं। ये लोकतंत्र आरएसएस और बीजेपी का खेल था। ये आपके प्रदेशाध्यक्ष ने आरोप लगाए सर, क्या बात कर रहे हैं? खेल था वो प्रमाणित। आप अपने प्रदेशाध्यक्ष को झूठा कह रहे हैं, आप अपने प्रदेशाध्यक्ष को झूठा कह रहे हैं, ये आरोप तो उन्होंने लगाए थे। मान लिया कि बीजेपी के आरएसएस के वाह सर, वाह, बहुत बढ़िया। अच्छा, पहले उनको मालूम नहीं था, बाद में पता चला। हमारी पार्टी ठीक है सर, 5 सेकंड बीजेपी का सफाया होगा, बीजेपी की तानाशाही, ठीक शासन का। है। शर्मा जी जल्दी से। देखिए गौरव जी, बात यह है जल्दी कि से। आपका जो विषय था आज ये था कि जेजेपी और आप आने से हरियाणा की परिस्थितियां कुछ बदलेंगी क्या। मेरे मानना है कि हरियाणा में जेजेपी और आपका आने से कुछ भी परिस्थितियां नहीं बदलेंगी। भारतीय जनता पार्टी की लहर है हरियाणा प्रदेश के अंदर, 10 की 10 सीटें। भले आपके सांसदों की स्थिति कुछ इस बार खराब हो, दीपेंद्र हुड्डा को भी हम हरा भले ले आप रहे हैं। सर कांग्रेस। अरे सर, आंधी तूफान छोड़ दो। आऊंगा भारतीय जनता पार्टी एक मिनट सर खजान सिंह जी, आऊंगा आपके पास। तू बता दे, तेरा तूफान चल रहा हो तो। अच्छा, एक आखिरी सवाल का जवाब दे दीजिए शर्मा जी। भले ही आपके सांसदों की हैसियत आपके मनोहर लाल खट्टर सरकार ने कुछ भी नहीं छोड़ी हो, लेकिन आप 10 की 10 सीटें जीतेंगे। नहीं, आप ये कैसे कह सकते हैं? आपके सांसद कह रहे हैं आज इंद्रजीत ने एक बार नहीं सर, कई बार कह दिया ये। हर सांसद के साथ में मनोहर लाल खट्टर जी, तो इंद्रजीत जी को जाके समझाइए, राव इंद्रजीत को जाके समझाइए फिर ये बात। सबके लिए राव इंद्रजीत को समझाइए। हिलालपुरिया जी जल्दी से, 10 भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हिलालपुरिया जी जल्दी से, उन्होंने कहा जल्दी से सर, दुष्यंत जी के लिए कि किसान विरोधी हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 10 सेकंड। भारतीय जनता पार्टी ने जो किसान का सबसे महत्वपूर्ण चीज है, ट्रैक्टर पे इन्होंने टैक्स लगाया, वो दुष्यंत चौटाला ही थे जो ट्रैक्टर को संसद में लेके पहुंचे और उसे प्रदीप जी टैक्स प्लीज, माफ कराया। वक्त नहीं है सर। किसान और प्रदीप युवाओं जी, की आवाज अगर जल्दी से। किसी ने उठाई तो माननीय दुष्यंत चौटाला जी ने सर, उठाई। अभी 12 तारीख को इलेक्शन, उससे पहले तक हम और करते रहेंगे डिबेट। आपके पास आएंगे दोबारा सर, खाता भी नहीं खुलेगा, ध्यान रखना, ये बता रहा हूं मैं आपको। आखिरी कमेंट, इसका क्या बीजेपी का बनते हो क्या? सर बीजेपी का गया। प्लीज चलिए, प्रदीप जी का वक्त भी आप लोगों ने ले लिया इस शोर शराबे में। जाते जाते जो सवाल पूछा था उसका जवाब हम जरूर दिखाना चाहेंगे। हमने सवाल पूछा था कि आम आदमी पार्टी से गठबंधन कर जेजेपी को लोकसभा चुनाव में फायदा होगा, हाँ या ना। आपसे जवाब हमने मांगा था और
जवाब है कि चुनावों में फायदा होगा 58% लोग समझते हैं और 42% लोगों को लगता है कि फायदा नहीं होगा। हालांकि इस जवाब के पीछे एक बात और बता दूं कि इनके दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला को इस बात के लिए क्रेडिट दिया जाना चाहिए कि बीजेपी की तर्ज पर इन्होंने भी अपना जो आईटी सेल है वो बहुत अच्छा किया है, बहुत मजबूत किया है। फिलहाल इतना ही, लेकिन आप याद रखिएगा कि 12 तारीख को आपको वोट देने जाना है, वो आपका अधिकार भी है और आपकी जरूरत भी है। फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार। पंजाब में